नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, आज हमारा टेस्ट होगा। जो पिछली बार आपके संडे को टेस्ट हुआ था उसमें 40 क्वेश्चन हम आपको करवा चुके थे और 40 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन जो आपके बचे हुए हैं वो हम इस टेस्ट में कवर करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का आपका टेस्ट रहेगा और उसमें आपके 40 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उनको मिल सकें। और चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना टेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो 41 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग केवल इसका आंसर देंगे, 15-20 सेकंड समय आपका मिलेगा और आप लोग आंसर दीजिए। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, 25 नवंबर को, 26 दिसंबर को या 26 नवंबर को? तो इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर आप लोग दीजिए, सभी लोग आंसर देंगे। इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या सही होगा? तो 26 नवंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? 26 नवंबर। ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी दिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जो है जन्मदिन होता है। ठीक है, बर्थडे उनका होता है इसी दिन। एनडीडीबी कहाँ पर स्थित है? एक होता है एनडीआरआई, एक होता है एनडीडीबी। तो आप लोग बताएंगे एनडीआरआई कहाँ पे है और एनडीडीबी कहाँ पे है। ठीक है, एनडीडीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सभी लोग कमेंट करके लिखेंगे एनडीडीबी की फुल फॉर्म क्या होती है। आप लोग क्लास को शेयर भी करते रहिए, जिससे कि और लोग भी आपके साथ वाले आ सकें। एनडीडीबी की क्या फुल फॉर्म होती है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पे है? आनंद, गुजरात में। ठीक है, और एनडीआरआई कहाँ पे है? तो ये आपकी करनाल, हरियाणा में। ठीक है, आगे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और इसका आंसर लगाएंगे। निम्न में से कौन सी गाय की दुधारू नस्ल नहीं है? इनमें से कौन सी गाय की दुधारू नस्ल नहीं है? आप लोग देखिए और आंसर दीजिए। केवल 20 सेकंड का समय है आपके पास और आप लोग आंसर देते रहिए। निम्न में से कौन सी गाय की दुधारू नस्ल नहीं है? दुधारू नस्ल इसमें से कौन सी नहीं है? तो आप लोगों को पता है, साहिवाल दुधारू नस्ल है, गिरवी दुधारू नस्ल है और सिंधी भी दुधारू नस्ल है। ये हरियाणा जो है वो दुधारू नस्ल नहीं है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पंजाब जो साहिवाल गाय का जन्म स्थान कहाँ पे है? 44 नंबर क्वेश्चन, 20 सेकंड का समय आप लोगों के पास है और आप लोग आंसर दीजिए। साहिवाल गाय का जन्म स्थान कहाँ पर है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या इनमें से कोई नहीं? साहिवाल गाय का जन्म स्थान कहाँ पर है? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? साहिवाल गाय का जन्म स्थान कहाँ पे है? मोंटगोमरी, पाकिस्तान। ठीक है, मोंटगोमरी, पाकिस्तान में इसका जन्म स्थान है। तो यहाँ पे आपके पास एक भी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, गाय के दूध में पानी की मात्रा कितनी होती है? ये सब क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये सब कुछ पढ़ाया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वाइज आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये आप लोग अगर नहीं आता है कोई क्वेश्चन तो नोट कर लेंगे। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन, गाय के दूध में पानी की मात्रा कितनी होती है? 86.5%, 87%, 70 से 75% या 90 से 92%? ऑप्शन क्या सही है इसका? 45 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या सही है? आप लोग मिलाते रहेंगे, जो लोग गलत अगर आंसर दे रहे हैं वो लोग सही देंगे। ठीक है, और जिसका गलत हो रहा है वो क्या करेंगे, उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 87%। 45 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर 87%। CISH कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले आप लोग इसका फुल फॉर्म बताएंगे हमको। फुल फॉर्म लिखिए और इसका आंसर दीजिए। केवल 20 सेकंड का समय मिलेगा आप लोगों को और इसका आंसर आप लोग देंगे। CISH कहाँ पर स्थित है? तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ये कहाँ पर है? तो आप लोग भी जानते होंगे, लखनऊ में है। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ पे है? लखनऊ में है। 47 नंबर क्वेश्चन, ICMR कहाँ स्थित है? ICMR कहाँ पर स्थित है? ICMR कहाँ पर
स्थित है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। ICMR कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, दिल्ली, बनारस या कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? लखनऊ में। ठीक है, आगे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, बटर फ्रूट कहा जाता है। बटर फ्रूट किसको कहते हैं इसमें? 48 नंबर क्वेश्चन, बटर फ्रूट कहा जाता है। एवोकाडो, कीवी फ्रूट या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या सही होगा? सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन, बटर फ्रूट कहा जाता है। एवोकाडो, कीवी फ्रूट और बटर फ्रूट कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आप लोग आंसर दीजिए सभी लोग। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग नोट कर लेंगे। एवोकाडो इसका आंसर सही है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर ए सही है। आंवले में प्रवर्धन की विधि है। आंवले में जो आपका प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है? टी बडिंग, पेच बडिंग, बोथ ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर देंगे। 15 सेकंड का समय है आपके पास और क्लास को शेयर कर दीजिए करिए। ठीक है, और जो लोग पहली बार इस पे चैनल पे आए हुए हैं वो लोग ऐसे ही टेस्ट देने रोज़ आएंगे। ठीक है, सभी लोगों को पता है हमारा टेस्ट कब कब होता है। तो जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग नोट कर लेंगे। संडे को, ठीक है, मंडे छोड़ के ट्यूसडे को, वेडनेसडे छोड़ के थर्सडे को, फ्राइडे छोड़ के सैटरडे को। सप्ताह में 4 आपके टेस्ट होते हैं। तो चारों टेस्ट आप लोग देने आया करेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या सही होगा? 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या सही है? पेच बडिंग। ठीक है, पेच बडिंग। आंवले में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो पेच बडिंग के द्वारा। राम केला प्रजाति है। राम केला किसकी वैरायटी है? केले की, आम की, सेब की या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राम केला प्रजाति है। राम केला किसकी वैरायटी है? केले की, आम की, सेब की या इनमें से कोई नहीं। तो राम केला किसकी प्रजाति है? आप लोग बताएंगे। सभी लोग आंसर दिया करिए। सभी लोग आंसर देंगे। राम केला किसकी प्रजाति है? तो आम की प्रजाति है। ठीक है, राम केला किसकी वैरायटी है? तो आम की वैरायटी है। अनानास में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अनानास में प्रोपोगेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? कलिका द्वारा, राइजोम द्वारा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। 51 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। अनानास में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अनानास में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? कलिका द्वारा, राइजोम द्वारा, बोथ ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं। तो जो लोग इसका आंसर नहीं जानते हैं वो लोग नोट कर लेंगे। अनानास में जो आपका प्रोपोगेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? कलिका द्वारा होता है। ठीक है, अनानास में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? कलिका के द्वारा होता है। लीची का NRC कहाँ पे स्थित है? लीची की NRC कहाँ पर स्थित है? इसकी आप लोग डेफिनेट वो फुल फॉर्म भी बता देंगे। NRC की फुल फॉर्म क्या होती है और उसके बाद आप लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है, केवल 20 सेकंड का टाइम है आपके पास और उसी टाइम में आपको इसका आंसर देना है। लीची की NRC कहाँ पे? तो NRC की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल रिसर्च सेंटर। ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ लीची। ये कहाँ पर है? तो सभी लोगों को पता होगा, मुजफ्फरपुर। ठीक है, ये बिहार में पड़ता है मुजफ्फरपुर, वहाँ पर इसकी NRC है। 53 नंबर क्वेश्चन, पपीते का ओरिजिन प्लेस मतलब उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? पपीते का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है? तो ट्रॉपिकल अमेरिका, उष्णकटिबंधीय अमेरिका, बोथ ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं। 53 नंबर क्वेश्चन और इसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, पपीते का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? तो सभी लोगों को पता होगा, ट्रॉपिकल अमेरिका या उष्णकटिबंधीय अमेरिका। तो इसका आंसर क्या होगा? सी सही होगा। ठीक है, जो लोग आंसर नहीं दे पाते हैं वो लोग नोट कर लीजिए करिए। ठीक है, वो लोग नोट कर लेंगे। 20 सेकंड 25 सेकंड बहुत होती हैं। क्वेश्चन लिखिए डायरेक्ट और जब हम आंसर बता रहे हैं तो आप लोग आंसर लिख लीजिए। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेतु तत्व पाए जाते हैं। सेतु तत्व किस आवर्त में पाए जाते हैं? ठीक है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो आप लोग इसका आंसर देंगे। सेतु एलिमेंट किस में पाए जाते हैं? कौन से आपके पीरियड में पाए जाते हैं? ठीक है, कौन से पीरियड में आपके सेतु एलिमेंट पाए जाते हैं? इसका आंसर सभी लोग देंगे। तो इसका आंसर क्या सही होगा? आपका टाइम ओवर होने वाला है, सभी लोग आंसर दीजिए। 54 नंबर जो क्वेश्चन है, 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सेतु एलिमेंट कहाँ पाए जाते हैं? तो तीसरे पीरियड में पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरे पीरियड में पाए जाते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन,
धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर देंगे। यहाँ क्षारीय आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गलत लिख दिया है, क्षारीय, ठीक है, क्षारीय, ठीक है। आप लोग बताएंगे धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोगों को पता होना चाहिए धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अधातुओं के ऑक्साइड आपके अम्लीय होते हैं, ठीक है। 56 क्वेश्चन, आवर्त सारणी में गैस हैं, मतलब आवर्त सारणी जो है आपकी उसमें गैसें कौन से वर्ग में रखी गई हैं? ये क्वेश्चन आपका पूछा है, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में गैसों को कौन से वर्ग में रखा गया है? 10, 11, 15, 3। इसका आंसर आप लोग देंगे। केवल 20 सेकंड 10 सेकंड आपका टाइम बचा हुआ है और आप लोग आंसर देंगे, ठीक है। आवर्त सारणी में गैस कौन से वर्ग में है? तो कौन से वर्ग में है? 11 में, ठीक है, 11 में वर्ग में हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, सभी तत्व हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, ये परिकल्पना किसने दी? सभी तत्व हाइड्रोजन के क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं। ऐसा कहने वाले कौन थे? डे ब्रुयनर, प्राउस्ट या लूथर मेयर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सभी लोग देंगे। जिन लोगों को पता है वो आंसर देंगे, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग क्वेश्चन लिख लेंगे और अभी हम आंसर बोलेंगे तो तब वो आंसर लिख लेंगे, ठीक है। सभी तत्व हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, ऐसा किसने बोला? तो ऐसा आपको प्राउस्ट ने बोला था, ठीक है। प्राउस्ट ने ये कहा कि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं सभी तत्व, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंडलीव के मूल आवर्त नियम में आवर्त व समूह हैं। मेंडलीव के मूल आवर्त नियम में आवर्त और समूह हैं, जो मूल है इसमें पूछा गया है। आप लोग ध्यान से देख करके आंसर देंगे, ठीक है। मेंडलीव का जो मूल आवर्त नियम था उसमें कितने आवर्त और समूह बताए गए थे? 7, 8, 8, 7, 5, 2 या 2, 5। अब आप लोग इसमें ये आगे वाला क्या है? यहाँ पे आगे वाले आप देख रहे हैं आवर्त लिखा है, तो आगे वाली संख्या यहाँ पे आवर्त को नोट करेगी, ठीक है। और जो लास्ट में है समूह, तो ये समूह को दिखाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही आंसर देंगे। मेंडलीव के मूल आवर्त नियम में आवर्त व समूह कितने हैं? तो कुछ लोगों को पता होगा 7 और 8, ठीक है, मतलब 7 आवर्त और 8 समूह। 59 नंबर क्वेश्चन, दीर्घ आवर्त सारणी आधारित है। दीर्घाकार आवर्त सारणी जो है वो किस पर आधारित है? परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर या इनमें से कोई नहीं। 59 नंबर क्वेश्चन और इसका आंसर सभी लोग दीजिए। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे। दीर्घाकार आवर्त सारणी आधारित है, किस पर आधारित है? दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो कुछ लोगों को पता होगा यहाँ पे किस पर आधारित है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है दीर्घाकार आवर्त सारणी। आगे चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, सामान्य तत्व कहते हैं। सामान्य तत्व किसे कहते हैं? जिसमें एक संयोजक कक्षा अपूर्ण हो, जिसमें 2 संयोजक कक्षाएं अपूर्ण हो, जिसमें 3 संयोजक कक्षाएं अपूर्ण हो या इनमें से कोई नहीं। सामान्य तत्व किसे कहते हैं? सभी लोग आंसर देंगे। ऑप्शन सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। केवल 20 सेकंड का समय है आपके पास। और जो लोग अभी अभी जुड़े हैं उन लोगों को ये बता दें कि हमारे द नॉलेज प्लाजा चैनल पर पहले से ही आपका यूपी कैडेट BHU ICR का कोर्स चल रहा है, ठीक है। BHU में आपकी रीजनिंग आती है, तो रीजनिंग की क्लासेस भी आपकी शुरू होंगी और सभी लोग इससे पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। जो लोग हमारे ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में ही है, आप लोग जुड़ जाएंगे डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर, ठीक है। लिंक पे क्लिक करेंगे, टच करेंगे आप लोग तो हमारे ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? ए, इसका ऑप्शन राइट होगा। जिसमें एक संयोजक कक्षा अपूर्ण होती है वही सामान्य तत्व कहते हैं। आगे 61 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, एस ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एस वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इसमें एस ब्लॉक का, इसमें आप लोग सही से देख करके आंसर देंगे। एस ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? NH2, NS1, NS1 एंड NH2 या नन ऑफ दिस। केवल 20 सेकंड का टाइम है आपके पास और सभी लोग ऐसे ही आंसर देंगे।
आपके 20 क्वेश्चन आज हो गए हैं और 20 क्वेश्चन ही बचे हैं, तो वो भी जल्दी जल्दी से कर लेंगे। सभी लोग आंसर देंगे इसका, और कुछ लोगों को पता होगा इसका आंसर क्या सही होगा। एस ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS1 एंड NS2 बोथ। आगे चलते हैं। अनचुंबकीय पदार्थों में पाए जाते हैं। अनचुंबकीय पदार्थों में क्या पाए जाते हैं? ये चैप्टर जब हम आपको पढ़ाया था, पहला ही चैप्टर, तो उसमें बताए थे हम। तो सभी लोग इसका आंसर देंगे। अनचुंबकीय पदार्थों में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अनचुंबकीय पदार्थों में क्या पाए जाते हैं? तो अनचुंबकीय पदार्थों में क्या पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब बिना जोड़े बने हुए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिना जोड़ा बना हुआ इलेक्ट्रॉन जो होता है। जैसे जोड़े में क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? जैसे 2 है तो इसका जोड़ा बना हुआ है, 4 है ऐसे, ठीक है, 5 है, इसका कोई जोड़ा नहीं बना हुआ है, ठीक है। 2 + 3 5 हो जाएगा, इसमें 2 और 2 करेंगे तो 1 बच जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे जोड़ा क्या है। 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्कृष्ट गैसों की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? उत्कृष्ट गैस होती हैं, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है इनका? ऑप्शन 1 2 3 या 0। सभी लोग आंसर देंगे इसका। उत्कृष्ट गैसों की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है? केवल 15 सेकंड का टाइम है आपका, और इसका आंसर दीजिए सभी लोग। उत्कृष्ट गैसों का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? तो जब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाएंगे तो उसमें एक नियम होता है, उत्कृष्ट गैसों का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। तो इसका आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। और आगे 64 नंबर। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है तो इसका आवर्त बताओ, ठीक है। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है तो ये कौन से आवर्त में होगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग नोट कर लेंगे इसको, जिन लोगों को नहीं आता है, और जिन लोगों को आ रहा है वो इसका आंसर देंगे, ठीक है। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है तो इसका आवर्त बताइए, इसका आवर्त क्या होगा? सभी लोग आंसर देंगे। 20 सेकंड का टाइम है आपका। तो इसका आवर्त कौन सा होगा? आप जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग नोट कर लेंगे। इसका आवर्त होगा 4, ठीक है। इसका आवर्त क्या होगा? इसका आवर्त होगा 4, ठीक है। और तो ये आप लोगों को पता होगा चौथे में कैसे आएगा, ठीक है। तो सभी लोगों ने ट्रिक याद की होगी। अभी हमने आपको ये चैप्टर पढ़ाया नहीं है आवर्त सारणी वाला, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। हलीना की रब से फरियाद, ये आपका फर्स्ट ग्रुप वाली ट्रिक होती है याद करने की। अभी आप लोग केवल समझ लेंगे कैसे इस चौथे में आ रहा है कैल्शियम, ठीक है। 20 किसका होता है? तो आप लोगों को पता होगा 20 एटॉमिक नंबर कैल्शियम का होता है, ठीक है। इसमें यही पूछा है कैल्शियम कौन से आवर्त, मतलब कौन से पीरियड में आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्रुप पूछता तो ग्रुप दूसरे में आता है, ठीक है। बेटा मांगे और कार स्कूटर बाप राजी, ऐसा ही इसका ट्रिक होता है। तो ये हलीना की रब से फरियाद, ठीक है, ये यहाँ से शुरू होकर चौथे आपके पीरियड में आ जाता है, ठीक है। आप लोग जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे, जिन लोगों के पास है वो लोग अभी देख सकते हैं, कैल्शियम है वो आपका चौथे ही पीरियड में आता है, ठीक है। और ग्रुप पूछे तो सेकंड ग्रुप में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें 65 1 न्यूटन का मान कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर, इसमें डाइन में पूछा है तो आप लोगों को पता होगा कि MKS मात्रक के हमारा न्यूटन है, ठीक है। न्यूटन MKS मात्रक है, और जो है डाइन आपका CGS मात्रक है, ठीक है। मात्रक आपको पढ़ाए गए हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो अब इसमें आपको पूछा है 1 न्यूटन का मान कितना होता है। जब पहली क्लास आपकी ली थी हमने, उसमें ये सब कुछ वैल्यू आपको लिखाई थी। तो आप लोग सभी लोग आंसर देंगे। 10 सेकंड आपका टाइम बचा हुआ है, और ज़्यादातर लोग इसका आंसर सही दे रहे हैं। 1 न्यूटन का मान कितना होता है? 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। 10⁵ डाइन होता है। अब आपसे अगर यहीं पे पूछे कि 1 डाइन का मान कितना होता है, तो 1 डाइन का मान आप लोग 10⁻⁻5 न्यूटन बताएंगे, ठीक है। पावर यहाँ पे चेंज हो जाएगी, वही आपका डाइन का मान हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि P घनत्व है, M द्रव्यमान है, B आयतन है, तब आपको ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल हमने आप पिछले टेस्ट में कराया था,
तो इसका आंसर सभी लोग सही देंगे। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसमें, सभी लोग आंसर देंगे। यह जो यहाँ पे P है वो घनत्व होगा। ठीक है, घनत्व है मतलब डेंसिटी, और M आपका द्रव्यमान मतलब मास, B आपका आयतन मतलब वॉल्यूम दिया है। ठीक है, तब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, और P इज इक्वल टू एम बी, P इज इक्वल टू M अपॉन बी, P इज इक्वल टू B अपॉन M, P इज इक्वल टू M अपॉन बी स्क्वायर। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे P जो दिखाया गया आपको घनत्व के लिए दिखाया गया, आप लोग सही से आंसर देंगे इसका। तो कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, इसका आंसर क्या सही होगा, P इज इक्वल टू M अपॉन B सही होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 67 नंबर क्वेश्चन है, और यदि दो पिंड H1 व H2 ऊंचाई पर हैं, ठीक है, H1 और H2 ऊंचाई पर हैं ये दो पिंड, तो उसे गिराए जाते हैं। ठीक है, दो पिंड H1 व H2 की ऊंचाई से गिराए जाते हैं। पृथ्वी से टकराते समय इनके वेगों का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन, और ये आपके एग्ज़ाम में भी आ चुका है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिन लोगों को नहीं आता है वो लोग इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि PDF तो आपको मिलेगी नहीं, और आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, जिन लोगों को जो क्वेश्चन नहीं आता है वो लोग नोट कर लिया करें, और एक बार रिवीजन करने के लिए देखते रहा करें ये टेस्ट दोबारा। ठीक है, और इन सब का PDF हम आपको पहले ही दे चुके हैं, इसलिए इसका PDF नहीं मिलेगा। जो आपको कंटेंट उपलब्ध कराया गया है उसी में से ये सब पेपर बन रहे हैं, तो आप लोग उसको डाउनलोड करके और याद कर लेंगे या अपने नोट्स बना लेंगे, जैसा भी आप लोग करें। टेस्ट का PDF अभी नहीं मिलेगा आपको, इसमें केवल आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो इसका क्या होगा आंसर आपका, BH1 रेशियो, इसका आंसर क्या होगा, अंडर रूट में H1 रेशियो अंडर रूट में H2। ठीक है, कैसे होगा ये जब हम आपको फिज़िक्स की क्लास प्रोवाइड कराएंगे उसमें बताया जाएगा। यहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए केवल प्रैक्टिस कराई जाएगी। 1 EV मात्रक किसका होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे EV है तो ये किसका मात्रक होता है, मात्रक मतलब यूनिट होता है। ठीक है, ये 1 EV मतलब ये किसकी यूनिट है, कुछ लोगों को पता होगा वो लोग बताएंगे, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग अपना नोट कर लेंगे। तो 1 EV किसका मात्रक है, सभी लोग आंसर दीजिए। 1 EV मात्रक है, किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन, रेखीय संवेग P दिखाया गया है रेखीय संवेग के लिए एवं गतिज ऊर्जा के, इसमें क्या संबंध है, रेखीय संवेग P एवं गतिज ऊर्जा के में क्या संबंध है। आप लोग अगर कह रहे होंगे कि इतने टफ क्वेश्चन आते हैं, तो अब टफ ही क्वेश्चन आने लगे आपके एग्ज़ाम में, इसलिए थोड़े टफ क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके NCERT से आए हुए थे, तो उन सब की भी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। धीरे धीरे इसका लेवल जो है आपका टेस्ट का लेवल ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, मतलब जब आपने पहला टेस्ट दिया होगा, अगर जो लोग साथ में हैं पहले टेस्ट, तो वो लोग ये अंतर समझ पा रहे होंगे। मतलब जो पहला टेस्ट हुआ था उसमें बिल्कुल लोअर लेवल से हमने क्वेश्चन शुरू किए थे, और आज का आप लोग पेपर देख रहे होंगे उसमें अलग तरह के क्वेश्चन हैं। तो जैसा आपका पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। इसका आंसर कुछ लोग दे रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, तो K इज इक्वल टू P² अपॉन 2M होगा। ठीक है, K इज इक्वल टू P² अपॉन 2M। 1 EV का मान क्या होता है, 1 EV अभी मैंने तो आपको बताया था कि इसका 1 EV मात्रक है, तो एनर्जी का मात्रक था। ठीक है, ऊर्जा का आपका मात्रक था ये। अब इसका वैल्यू पूछा गया है, 1 EV की वैल्यू कितनी होती है। इसके बाद आपके 10 क्वेश्चन और हैं, वो भी आप लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे। और 1 EV का मान कितना होता है, कुछ लोगों को पता होगा वो लोग आंसर देंगे। 1 EV का मान कितना होता है, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग लिख लेंगे। 1 EV का मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ठीक है,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 71 नंबर क्वेश्चन मतलब 71, निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि इसमें से कौन सी है? अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी, इसमें से कौन सी है? संवेग, आवेग, विद्युत धारा या बल? सभी लोग आंसर देंगे इसका, क्योंकि अदिश और सदिश राशि में से हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, सभी लोग आंसर देंगे। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो आपको जब हमने बताया था, जो अदिश और सदिश राशियाँ जब पढ़ाए थे, तो उसमें हमने आपको बताया था संवेग, आवेग और बल जो है आपका सदिश राशि है। इसमें एक बचा विद्युत धारा, ये आपकी अदिश राशि हो जाएगी। 72 नंबर क्वेश्चन, तिकोनिया हैरो में आपकी जो तिकोनिया हैरो में जो खूंटी होती हैं, यहाँ पे कोठियों नहीं होगा, खूंटियों की संख्या यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, खूंटियों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, अब इसका आंसर देंगे। तिकोनिया हैरो में खूंटियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 27, 28, 29 या 31। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। प्रीवियस ईयर आप लोग इसके क्वेश्चन देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तिकोनिया एरो में खूंटियों की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर क्या सही है? इसमें कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, इसका आंसर क्या सही है? 27। ठीक है, 27 इसमें खूंटियों की संख्या होती है। 73 नंबर क्वेश्चन, टिलेज शब्द किसने दिया? टिलेज शब्द किसने दिया? टिलेज मतलब क्या होता है? टिलेज होता है आपका जुताई को हम टिलेज बोलते हैं। ठीक है, जो आप लोग जुताई करते हैं खेत की, उसको टिलेज बोला जाता है। तो वही टिलेज शब्द किसने दिया है, वही यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। टिलेज शब्द किसने दिया? अरस्तू ने, ज़ेनथोटुल ने, डार्विन ने या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग आंसर देंगे इसका आंसर क्या सही होगा? टिलेज शब्द किसने दिया है? टिलेज शब्द ना तो अरस्तू ने दिया है, ना डार्विन ने दिया है, तो किसने दिया है? ज़ेनथ्रोटुल ने दिया है। ठीक है, ज़ेनथ्रोटुल ने टिलेज शब्द दिया है। 74 क्वेश्चन, निम्न में से भास्मिक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? निम्न में से भास्मिक आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? आपकी जो सॉइल साइंस है उसमें एक का टॉपिक आपका बचा हुआ, जैसे रॉक्स वाला, रॉक्स एंड मिनरल, रॉक्स को ही हम चट्टान बोलते हैं, तो वो चैप्टर अभी आपका बचा हुआ है, वो भी हम आपका इसी वीक में या अगले वीक में जब टाइम मिलेगा तब करा देंगे। तो ये आपको अभी इसके नोट्स नहीं मिले हैं, तो ये क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं आपको। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बेसाल्ट और गैब्रो। ठीक है, मतलब ए और सी, डी ऑप्शन इसका सही होगा। भास्मिक आग्नेय चट्टान के उदाहरण कौन से हैं? बेसाल्ट और गैब्रो दोनों हैं। 75 क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? मैथ का क्वेश्चन है और आप लोग आंसर देंगे, 20 सेकंड का केवल टाइम है। और जिन लोगों को अगर नहीं आता है वो लोग यहाँ पे हम करा रहे हैं, वहाँ से नोट कर लेंगे। ठीक है, 64/27 और इसकी पावर कितनी है? -2/3। तो आप लोगों को सिखाया गया था, जब माइनस में पावर दी होगी, अगर इसको हम प्लस में करेंगे तो जो अपॉन में संख्या दी है, मतलब फ्रैक्शन में जो संख्या आपकी दी है वो पलट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 64/27 दिया है, तो 27/64 होकर के ये पावर है, ये आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, मतलब 2/3 ये हो जाएगी। अभी माइनस में थी ना यहाँ पे, अब ये पॉजिटिव हो गई। अब आप लोग इसको हल कर लेंगे, मतलब सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोगों को पता है यहाँ पे 3 जब दिया होता है तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे जिससे कि ये किसी का क्यूब बन जाए। ठीक है, अगर ये क्यूब बन जाता है तो जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर वाली संख्या को काट देगी और हमारा क्वेश्चन जो है वो सरल हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है 27 किसका क्यूब होता है? तो 3 का क्यूब होता है। और 64 किसका क्यूब होता है? तो 4 का क्यूब होता है। हमने आपको क्यूब पहले ही क्लास में याद करवा दिए थे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्यूब लिख लेंगे और इसकी होल पावर कितनी है? 2/3। ठीक है, ये 3 जो है, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। अब आपका आंसर क्या होगा? 3/4 का स्क्वायर, यही तो बचा ना आपका। ये 3 से ये 3 कट गए, 2 यहाँ पे ये बच गए, तो इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16।
तो इसमें आपका आंसर क्या सही है, 9/16। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, जिन लोगों का सही है उनकी अच्छी बात है, और जिन लोगों को अगर आ नहीं रहा था वो लोग भी समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग, और 76 नंबर क्वेश्चन पे, ये भी मैथ का सवाल है। तो जब हमने आपको लॉग वाला चैप्टर पढ़ाया गया था आपको, तब लॉग वाला चैप्टर भी आपको पढ़ाया नहीं गया है, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ये खुद ही एक फार्मूला है, log a1 इसका मान क्या होता है। तो log a1 का मान आपका यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, log a और 1, इसका मान आपका 0 होता है। ठीक है, इसका मान आपका कितना होता है, तो 0 होता है। ठीक है, 0 आपका आंसर यहाँ पे सही है। ये खुद एक फार्मूला है, तो फार्मूला ही आपको यहाँ पे दे दिया गया है। log a1 इसका मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 77 क्वेश्चन पे। log 4 और 1/64 इसका मान आप लोगों को बताना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने आपको पिछले क्लास में कराए थे। जो लोग पिछला टेस्ट नहीं किए हैं वो लोग टेस्ट वो वाला देखेंगे, जो टेस्ट हमारा टेस्ट नंबर 6 होगा वो। तो 6 नंबर टेस्ट में हमने आपको लॉग वाले जो क्वेश्चन थे वो सिखाए थे। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग उसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वहाँ पे हमने आपको कैसे करना सिखाया था, ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी, इसमें क्या होता है, ए की पावर सी इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो ए की पावर सी जो लोग वहाँ पे देखे होंगे वो टेस्ट, तो उनको समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, 4 की पावर x इज इक्वल टू 1/64। ठीक है, 1/64, 4 की पावर x यहाँ पे हो गया ना। अब हमने आपको अभी सिखाया है 1/64 को अगर 64/1 करना है। चलो एक स्टेप और इसमें कर दें, तो आप लोग डायरेक्ट ना करें। यहाँ पे क्या लिखा था, 4 की पावर x इज इक्वल टू 1/64। अब आपको पता है जो 64 है वो किसका, आपकी किसकी पावर 4 हो सकती है, या 4 की पावर कितना हो सकता है। यहाँ पे जब आपका बेस 4 दिया है ना, तो इसको भी आप लोग बेस 4 बनाएंगे। तो यहाँ पे x है, x की पावर जितनी आएगी वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा ये क्वेश्चन। और यहाँ पे 4 आ रहा है ना, तो इसका भी आप लोग बेस 4 बनाएंगे। तो 4 बनाने के लिए 64 को 4 की पावर 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो लिख दीजिए आप यहाँ पे, 4 की पावर x इज इक्वल टू 1/4 की पावर 3। ठीक है, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं इसको। अब ये 1/4 की पावर 3 है ना, अब 4 की पावर 3 को ऊपर लाना है। तो ऊपर लाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, जो पावर दी है वो माइनस में कर देंगे। ठीक है, यहाँ प्लस में दी है ना, तो उसको माइनस में कर देंगे, तो ये संख्या पलट जाएगी। अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में जैसा बताया था वैसा ही यहाँ पे आप लोग करेंगे। 4 की पावर x इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/4 की पावर 3 है ना, तो इसको 4/3 अब 4 की पावर 3/1 करना है। तो कैसे करेंगे, 4 की पावर -3/1। ठीक है, अब अपॉन में 1 लगाओ या ना लगाओ बात एक ही होती है। यहाँ पे बेस इसके बराबर हो गए 4, तो इसकी पावर भी आपकी बराबर हो जाएंगी, x इज इक्वल टू -3। तो इसका आंसर क्या सही होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा, x इज इक्वल टू -3। 78 क्वेश्चन, कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है। कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लोगों को पता ही होगा कितना होता है। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग नोट कर लेंगे, 2/√3। ठीक है, कोसेक 60 जो कोसेक होता है वो साइन का अपोजिट होता है। ठीक है, ये भी आप लोग समझ लेंगे। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, और कॉस का अपोजिट आपका क्या होता है, तो सेक होता है। ठीक है, और टेन का अपोजिट कॉट हो जाता है। तो आप लोग अगर साइन 60 की वैल्यू आप लोगों को अगर पता होगी तो आप लोग इसका भी आंसर दे देंगे। साइन 60 की वैल्यू आपकी √3/2 होती है। तो साइन का अपोजिट क्या होता है, हमने आपको बताया कोसेक। तो कोसेक 60 का मान भी आप लोग इसको पलट देंगे, इसका अपोजिट होता है ना, तो 2/√3 हो जाएगा। वही आपको यहाँ पे बता दिया है। और जिन लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया है तो अभी हम आपका ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे, उसमें बता देंगे, वहाँ पे आप लोग इसको समझ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको दिया है 10 315 की पावर 0। यहाँ पे पावर 0 नहीं है, 10 315 डिग्री ये लिखा है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं 10 और 315 की
डिग्री। इसका मान क्या होगा, 0, 1, -1 या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा इसका आंसर क्या होगा। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग यहाँ पे सीख लेंगे, और जिन लोगों को आता है वो लोग यहाँ पे आंसर देंगे। यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि tan 360 माइनस थीटा, पढ़े होंगे आप लोग, tan 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो tan 360 माइनस थीटा, थीटा का मतलब यहाँ पे आप लोगों को 315 करना है, तो 360 में से कितना घटाना है आपको, 45। ठीक है, इसमें एक रूल होता है, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये सब आपको अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो किसी दिन आपकी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं और इसमें से आपको एक पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट आपके होते हैं। तो जो tan 360 माइनस थीटा, इसका आंसर आपका क्या होगा, -tan 45। ठीक है, अभी आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि अभी हमने आपको ये ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ाई है। जब ट्रिगोनोमेट्री आपको पूरी पढ़ा देंगे तो आप लोग एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप लोग उसको ना कर पाएँ। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे। इसका आंसर आपका -1 सही होगा। ठीक है, -1 इसका आंसर सही होगा। और जल्दी आपका ये जो है चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे। ये श्रेणी आपकी दी हुई है 135, इसमें nवां पद आपका पूछा है। ठीक है, nवां पद इसमें आपका पूछा गया है, तो वही आप लोग बताएंगे। यहाँ पे आप लोग इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे n की जगह आप लोग 10 लिख लेंगे। ठीक है, n की जगह ये क्वेश्चन अब ये बन गया, जो सीरीज आपकी दी रखी है 135। ठीक है, इसमें इसका 10वां पद क्या होगा, जो 10वां पद इसका होगा वो कौन सा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको आपके सर ने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, एक फॉर्मूला आपको बताया है, TN या AN = A + n-1 इंटू डी। ठीक है, A + n-1 इंटू डी, ऐसा ही आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा, और इसी फॉर्मूले से आपका आंसर निकलेगा। ए का मान क्या होता है, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होता है वो ए ही होता है। ठीक है, ए का यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस एन यहाँ पे क्या हो गई, जो कौन सा पद दिया है वही एन हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितना, 10वां, तो 10 - 1। ठीक है, 10 - 1 इंटू डी, डी का मान कितना है, यहाँ पे डी होता है, यहाँ पे डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो डी होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 - A1। ठीक है, A2 - A1 मतलब A2 यहाँ पे 3 है, -A1 1 है, तो 3 - 1 = क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे डी का मान कितना हो गया, 2। अब आप लोग समझ ही गए होंगे क्या आंसर आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 9, 9 इंटू 2 18, 18 + 1 = 19। तो इसका आंसर आपका क्या सही होगा, 19 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो आज का आपका टेस्ट जो था वो यहीं तक था। अगर आप लोगों को क्लास और टेस्ट अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, जिससे कि और लोगों तक ये जो है टेस्ट आपका पहुंच सके। ठीक है, लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे जो लोग पहली बार देख रहे हैं, और अपने दोस्तों तक वीडियो ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे और लोगों को जोड़ते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।